स्टूडेंट्स, ये मोल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, उसका ये अपना दूसरा लेक्चर है, राइट। तो अभी तक हमने रूल्स देखे थे। रूल्स में क्या क्या देखा था? हमने रूल्स देखा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर हमने देखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको किसने दिया था? डाल्टन ने। हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको किसने दिया था? प्रॉस्ट ने। हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था लवाइजर ने। तो ये सारे क्या थे? ये सारे थे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके जब कंपाउंड बनाता है, वो किस तरीके से बनाता है, उसके अंदर क्या रूल्स फॉलो होते हैं, वो हमने देखा था। अब आगे हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने देखा था, उससे ये बात निकल के आया कि कोई भी चीज़ का जो मास जो है एटम का, ठीक है, उसको हम किसी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। जैसे अभी हम लोग किसी का मास बोलते हैं 1 kg, तो 1 kg का कुछ तो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। तो कोई इसका अगर 50 गुना है तो हम 50 kg बोल देते हैं, 20 गुना है 20 kg बोल देते हैं। वैसे ही हम लोग किसी एटम के मास को किसी फिक्स स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का या रिलेटिव एटॉमिक वेट का। क्यों? क्योंकि हम रिलेट करेंगे किसी स्टैंडर्ड से। तो डाल्टन ने किसको स्टैंडर्ड को यूज किया था? उसने हाइड्रोजन को यूज किया था। उसने हाइड्रोजन के मास को बोल दिया था 1, ठीक है। हाइड्रोजन के मास को 1 बोल दिया। तो जो ऑक्सीजन हो जाएगा उसका कितना मास हो जाएगा? 16। तो ये अगर ऑक्सीजन का मास 16 है तो वो कितने हाइड्रोजन के मास के बराबर है? तो 16 हाइड्रोजन के बराबर। कार्बन का अगर 12 है तो ये कितने हाइड्रोजन के मास के बराबर है? 12 हाइड्रोजन के मास के बराबर है। तो देखो, पहले तो इसने हाइड्रोजन को लिया था स्टैंडर्ड, बाद में ऑक्सीजन जिसका वेट 16 होता है उसको हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करके ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बना लिया, रिफरेंस। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिससे कंपेयर करेंगे, उसी का दूसरा नाम रिफरेंस भी दिया जाता है कि इसके सापेक्ष देखेंगे, इसके रिलेटिव देखेंगे। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो होगा किसी एक एटम का मास। मान लो कोई भी एलिमेंट है, उसके 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय एक हाइड्रोजन एटम का मास। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? किसी भी मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अगर तुम ऑक्सीजन को रिफरेंस लोगे तो तुमको पता है कि ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड सेट करते टाइम क्या करेंगे? 1/16 गुने मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड को, क्योंकि स्टैंडर्ड हमेशा यूनिट लाना है, एक लाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अगर कार्बन 12 को लोगे तो क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बटे 1/12 गुने मास ऑफ 1 कार्बन एटम, राइट। तो देखो, तो पहले हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन को लिया गया, तो अभी क्या है? तो देखो 1961 ईस्वी में, 1961 में इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया, ये माना गया कि हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे किस चीज़ के लिए? एटम के मास को निकालने के लिए, वो हम लेंगे कार्बन 12 के एटम को, यानी रेफरेंस किसको अभी लिया जा रहा है? कार्बन 12। तो इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि अभी जो रेफरेंस है तो वो किसका? तो देखो, कार्बन 2 मास वाले एटम मिलते हैं, तो कार्बन 12 भी होता है और एक कार्बन 14 होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम रहे, यानी 6 और 6, लेकिन मास अलग रहे, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, राइट।
यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास एक का 12 एक का 14। तो हम लोग कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है उसको रिफरेंस मानते हैं। तो अगर हमको कोई पूछेगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा तो तुम बोलोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बट्टे 1/12 गुने मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, एटॉमिक मास यूनिट किसको बोला जाता है, AMU। तो अब एटॉमिक मास यूनिट हमने किसको लिया है, हमने कार्बन 12 का 1/12वां भाग को एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, राइट। तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 यानी 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ गए। तो कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, देखो कार्बन 12 का 1/12 मास लोगे तो आ जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट। उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को केजी में करोगे तो और 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.66 गुने 10⁻⁻27 केजी। तो कई बार तो यही पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है, तो क्या बोलोगे, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसी जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको हम डाल्टन भी बोलते हैं। तो फिर एक डाल्टन बोलेंगे तो कितना कहोगे, तो एक डाल्टन बराबर कितना हो जाएगा, तो एक डाल्टन बराबर हो जाएगा 1.66 गुने 10⁻⁻27 केजी। ये ध्यान रखना। तो अगर किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास तुमको अभी पूछेगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम का मास, एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम का मास। रिलेटिव जैसे बोला तो नीचे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस रखना पड़ेगा। और रेफरेंस अभी हम क्या लेते हैं, तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट बटे 1/12 गुने मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और तुमको पता है इस वाले टर्म को जो 1/12 उसको एक AMU बोल देते हैं। तो इसी को क्या कह दोगे, एक एटम का मास बटे एक कार्बन एक AMU, क्योंकि नीचे वाला को हम एक AMU बोल सकते हैं। तो जो एटॉमिक मास किसी भी चीज़ का होगा ये वो बराबर हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास गुने एक AMU के बराबर, राइट। तो देखो, तो अब ये तो एटम का हो गया, तो इसी में आता है रिलेटिव मोलेकुलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल। देखो एटम का मतलब होता है कॉपर सोडियम ऐसा, एक मोलेक्यूल किसको बोलेंगे, मोलेक्यूल बोलते हैं जैसे H2O हो गया, Cu2O हो गया, ऐसे करके ये सब मोलेक्यूल है। तो अगर हमको मोलेक्यूल का रिलेटिव मास बताना हो तो सिंपली क्या करोगे, लिख दोगे मास ऑफ 1 एटम के बदले में रख दोगे मोलेक्यूल, यहाँ पे भी एटम के बदले में रख दोगे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जैसे का तैसे AMU ही रखोगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोलेकुलर मास हो जाएगा मास ऑफ 1 मोलेक्यूल ऑफ द सब्सटेंस बटे 1/12 गुने मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, राइट। ये समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन है, ये JEE मेन में आया क्वेश्चन है कि इफ़ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass, then the mass of 1 mole of substance will be, कि 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा। अब हालांकि यहाँ पे हमने अभी हमने मोल पढ़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमको क्या बोल रहा है, देखो हमको बोल रहा है कि एक एटॉमिक मास जो यूनिट था हमारा, एक एटॉमिक मास यूनिट, उसका स्केल क्या किया, पहले 1/6
गुने C12 कर दिया। पहले कितना था, पहले था 1/12 ऑफ C12, यानी तुम्हारा जो स्केल था, स्केल क्या कर दिया उसने, अब 2 AMU के बराबर कर दिया। जैसे इसको 1 AMU बोलते हो तुम, किसको, 1/12 को बोलते हो 1 AMU। तो 1/6 को लिख सकते हैं क्या, 1/12 गुने 2, क्योंकि 2 से कट के 6 आ गया। यानी ये कितना हो गया, ये स्केल तुम्हारा अब कितना हो गया, ये 2 AMU हो गया, राइट। तो तुमको पता है कि जो किसी का भी जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है किसी का भी वो होता है, जो हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बट्टे 1 AMU, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नए वाले में न्यू में कितना हो जाएगा, न्यू में जो रिलेटिव मास आएगा तो कितना आएगा, तो मास जो जितना था वो तो उतना ही रह जाएगा। मास ऑफ 1 एटम किसी भी एलिमेंट का वो तो बदला नहीं है, खाली तुमने अपना स्केल को बदल के कितना कर दिया है, 2 AMU कर दिया है। तो अगर ये पहले M1 आता था तो अभी ये कितना आ जाएगा, इतना तो M1 था, बाई 2 आ जाएगा। यानी अगर तुमने स्केल को दुगुना कर दिया तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा कितने से, ट्वाइस, डिक्रीज बाय ट्वाइस। डिक्रीज ट्वाइस का क्या मतलब है, एक तो घट रहा है कितने से, 1/2 के फैक्टर से। ये क्लियर है। अब सिंपल सा बात है, मान लो तुमको दिया हुआ था यहाँ पे 100 मीटर का दूरी था फील्ड का, अब तुमको एक डंडी दे दिया, बोला कितने डंडी, डंडी का साइज दिया 1 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड। अब बोलेगा इस डंडी से इसको नापोगे तो कितनी बार आएगा, ये 1 मीटर है तो 100 बार आएगा, यानी 100 गुना। और कहे डंडी का साइज बढ़ा के 2 मीटर का कर दो तो कितना आएगा, तो 50 बार में नाप लोगे पूरा फील्ड को। यानी जब तुमने अपना ये नापने वाला जो था रिलेटिव रिफरेंस उसको 2 गुना किया तो यूनिट कितना हो गया, आधा हो गया। वैसे हमको यहाँ पे नापने वाला क्या था, 1 AMU था, उसको बदल के तुमने बढ़ा के 2 AMU कर दिया, तो अब जो मान आएगा वो आधा देखने को मिलेगा। सही बात है। तो क्वेश्चन था बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे था। चलो अब बात आता है मोल, जो कि हमारा इस चैप्टर का नाम ही है, मोल का कॉन्सेप्ट। मोल किसको बोला जाता है, देखो मोल जो यूनिट है वो दिखाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किसी भी पदार्थ को बोला जाता है, उसकी कितनी मात्रा है उसको दिखाता है कौन, मोल। तो 1 मोल अगर तुम लोगे तो ये कितना लोगे, तो 1 मोल जो होता है उसमें उतने ही एटम होंगे या उतने ही मॉलिक्यूल होंगे या उतने ही अदर पार्टिकल जो भी है। अगर 1 मोल आयन कह देंगे तो आयन आ जाएगा। ये 1 मोल के अंदर उतने ही एटम होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे या उतने ही पार्टिकल आएंगे जितना एग्जैक्टली 0.012 किलो ले लो या 12 ग्राम ले लो, कार्बन 12 जो था अपना उसके अंदर एटम्स है। यानी एक तरफ तुमको हमने कार्बन 12 का 12 ग्राम दिया, सही है, कार्बन 12 का 12 ग्राम दिया और पूछा कि इसके अंदर कितना एटम है, तो तुमने कहा कार्बन 12 का अगर तुम हमको 12 ग्राम दोगे तो इसके अंदर 1 मोल एटम है। तो हम फिर पूछे 1 मोल एटम कितना होता है, तो कहोगे ये उतना ही एटम है जितना हमको किस में मिलेगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में। तो हम बोले अच्छा घुमाओ मत, हमको बता दो इसमें कितने एटम मिलेंगे। तो तुम कह रहे हो
कार्बन 12 का अगर 12 ग्राम लोगे तो तुमको इतना एटम देखने को मिलेगा, 6.023 गुने 10⁻23 एटम मिलेगा। तो हम कह अरे वाह अरे वाह। हमने बोला कि इसका मतलब है कि 1 मोल अगर तुम लोगे तो तुमको कितने एटम मिलेंगे, तो 6.023 गुने 10⁻23 या तो एटम मिलेगा या मॉलिक्यूल मिलेगा, अदर पार्टिकल मिलेगा। तो इसको बोला कि यार ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, एक काम करो इसका सेपरेट नाम दे दो और सिंबल भी दे दो। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे अपने साइंटिस्ट जो थे एवोगाड्रो, उसके नाम पे इसका नाम रख देंगे एवोगाड्रो का कांस्टेंट। तो इस नंबर को अब से हम बोलेंगे एवोगाड्रो का कांस्टेंट। तो Na से दिखाएंगे। तो 1 मोल जो होगा उसमें कितने इंटिटी मिलेंगे। इंटिटी का मतलब या तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन, एटम मॉलिक्यूल कह दो या आयन कह दो। तो मोल तो देखो मात्रा है, अब वो एटम का मात्रा हो या मॉलिक्यूल का हो या किसी का भी हो, मोल तो मात्रा है। तो ऑन द होल वी कैन से कि 1 मोल जो है वो कलेक्शन है किसका, 6.023 गुने 10⁻23 इंटिटी का। इंटिटी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कलम बोल दो, चेयर बोल दो, पेपर बोल दो। मोल तो भैया बस मान है एक, जिसका मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। तो अगर तुमको हम बोल देंगे 1 मोल कुर्सी बता दो, 1 मोल चेयर, तो कितना चेयर, तो बोल दोगे इतना चेयर। हम बोलेंगे 1 मोल कहाँ से डिराइव हुआ, तो तुम कहोगे कि हमको एक बार 12 ग्राम दे दिया था कार्बन 12 आइसोटोप का, और हम उसमें गिनने लगे एटम की संख्या, और एटम की संख्या जब हमने गिना तो हमको मिला कि वो इतना है, तो इसी का नाम हमने दे दिया एवोगाड्रो संख्या, और इसी इतना संख्या के बराबर हम बोल दिए 1 मोल। तो अब बात होता है कि अगर 1 मोल एटम है तो इसको हम 1 ग्राम एटम बोल देते हैं। 1 मोल आयन है तो इसको 1 ग्राम आयन बोल देते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो 1 मोल एटम मतलब 1 ग्राम एटम। तो कहीं पे 1 ग्राम एटम दिया है तो तुम समझ जाना कितना एटम, तो Na के बराबर एटम 6.023 उन्हें 10⁻23 एटम के बराबर। अब बात निकल के आता है कि ठीक है ये तो बता दिए, अब हमको बताओ कि हम मोल कैलकुलेट कैसा करेंगे। हमने तुमको बोला कि जो मेथड है मोल निकालने का, तो इसके अंदर तुमको 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा। या तो स्पीसीज जो है उसी को इंटिटी भी बोला जाता है, अंग्रेजी है बस, इंटिटी बोल दे। उसकी अगर संख्या दे दिया गया हो, बोल दिया कि 500 एटम है तो कितना मोल हुआ, तो ऐसा में अगर संख्या दिया हो नंबर ऑफ स्पीसीज, तो उस नंबर को सीधा सीधा तुम एवोगाड्रो संख्या जो कि कितना होता है 6.023 गुने 10⁻23 इससे डिवाइड कर देना, तो तुमको किसकी संख्या मिल जाएगी, मोल की। अगर वेट दे दिया है भाई किसी भी स्पीसीज़ का, तो मोल क्या करोगे, तो दिया हुआ वेट बाय एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट किसके लिए लोगे, एटम के लिए। लेकिन मॉलिक्यूल आ गया तो क्या करोगे, तो मोलेकुलर वेट रख देना। तो गिवन वेट बाय मोलेकुलर वेट किसके लिए होगा, मॉलिक्यूल के लिए। गिवन वेट बाय एटॉम, अगर तुमको दे दिया 10 ग्राम में बता दो कितना मोल, तो तुम कहोगे ठीक है 10 ग्राम दिया है, हमको बताओ इसका एटॉमिक वेट कितना है। तो बोल दिया चलो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 10 ग्राम है, तो तुमको पता ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो 16 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, मोल की संख्या आ गई। ये बात है। तीसरा बात हो सकता है कि कोई गैस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दे दिया है। अब वॉल्यूम दिया रहेगा तो हमेशा देगा इसका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहेगा तभी वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल पूछेगा। तो देखो मोल को हम छोटा n से दिखाते हैं, तो मोल बराबर होता है, तुमने पढ़ा भी होगा बहुत बार, PV बराबर nRT। n था मोल यहाँ पे,
तो मोल बराबर होता है P गुने V बाय R इंटू टी। तो तुमको 3 चीज़ दिया हुआ है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दे दिया है, मोल पूछा है। तो R जो होता है उसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल केल्विन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि R का जो ये मान है 0.0821, ये कब होगा, जब तुमको वॉल्यूम किस में दिया रहे, लीटर में रखोगे। जब तुम प्रेशर को किस में रखोगे, एटमॉस्फेरिक यूनिट में, ठीक है, और टेम्परेचर को किस में रखोगे, केल्विन में, तब ये वाला मान R का रखोगे यहाँ पे। अब एक जो बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन है जो हमको याद रखना है वो ये कि जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो, अगर स्टैंडर्ड STP बोलते हैं इसको, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी 1 STP पे किसी भी गैस का अगर तुम 1 मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल का। कब, कोई भी गैस रहे, किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में। तो अब अपने पास जेईई मेन का एक क्वेश्चन फिर से आ गया है। जेईई मेन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम बताना है। नंबर ऑफ एटम बताना है, कहाँ पे, नंबर ऑफ एटम कहाँ पे बताना है अपने को, इन 558 ग्राम फेरस, फेरस मतलब आयरन होता है, उसका नंबर ऑफ एटम बताना है। और एटॉमिक वेट जो है आयरन का वो दे दिया है ग्राम पर मोल में। तो हम जानते हैं कि जो मोल होता है, मोल जो होता है वो क्या होता है, द गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, राइट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 558.5 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना दे दिया है, 55.85 ग्राम पर मोल। तो मोल ऊपर में चला जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 55, ये हो गया 10, यानी मोल की संख्या आ गई 10 मोल, राइट। लेकिन हमको मोल तो पूछा नहीं है, को पूछा नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो तुमको पता है 1 मोल का मतलब होता है Na एटम, यानी 6.023 गुने 10 के पावर 23 एटम, यानी 1 मोल में इतना, तो 10 मोल में कितना एटम आ जाएगा, आ जाएगा 6.023 गुने 10 से गुना हो जाएगा तो 10 के पावर 24 एटम, 10 मोल बराबर इतना एटम आएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कितना एटम होगा, तो बोलता है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। तो अब हम देखेंगे कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, 60 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मोल कितना आया, कार्बन का मोल, कार्बन का मोल आ गया गिवन वेट 60 बाय एटॉमिक वेट 12, यानी 5 मोल आ गया। हमको पता है ऑक्सीजन का 10 मोल है, यहाँ पे बोलता है 5 मोल कार्बन का दुगुना, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया कि दुगुना कर देंगे किसके मोल को, कार्बन के मोल को, तो 10 मोल हो जाएगा। उसमें भी उतना ही संख्या पाया जाएगा जितना हमको इतना फेरस का है। ये तो नहीं होगा 6.023 गुने 10 के पावर 22 तो नहीं होगा। हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम, गलत बात है। 8 ग्राम हीलियम का क्या मतलब हो गया, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट 8 ग्राम बटे एटॉमिक वेट 4, यानी कितना हो जाएगा 2 मोल।
जबकि हमको लाना कितना 10 मोल लाना है, तो ये हो कट गया और ये तो होगा ही नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। 12 का आंसर हो जाएगा अपना ए, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि क्लोरोफिल एक ऐसा चीज़ होता है जिसके कारण पत्तियों का जो कलर होता है, पौधों के पत्ती का कलर ग्रीन होता है। उसमें क्या बोल रहा है, जो क्लोरोफिल है द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ प्लांट, उसके अंदर दिया हुआ 3.68% मैग्नीशियम बाय मास। यानी अगर 100 ग्राम लोगे किसका, क्लोरोफिल का, उसमें कितना ग्राम मैग्नीशियम आएगा, 3.68 ग्राम आ जाएगा मैग्नीशियम। सही बात है। तो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल को ही कॉम्प्लेक्स भी बोल रहा है। तो उसका मास कितना दे दिया है, 5 ग्राम दे दिया है। तो उसमें पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का जो एटम की संख्या होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, 100 ग्राम लोगे तो कितना ग्राम मैग्नीशियम मिलेगा, 3.68 ग्राम। तो अगर कितना दिया हुआ, 5 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3.68 बाई 100 गुने 5। ये तो यूनिटरी मेथड एक ही नियम लगा के हम ला लिए। तो 5 से हो जाएगा 20, फिर 2 से हो जाएगा 18, 9, 18.9 और बाई 10 यानी हो जाएगा 1.8 यानी 0.184 ग्राम। 18 और ये 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 18 नहीं 1.84 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.184 ग्राम हो जाएगा। तो देखो इतना ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है और तुमको पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का इसमें एटम की संख्या बता दो। तो तुमको पता है, तो इससे पहले हम निकालते हैं मोल। तो मोल क्या होता है गिवन वेट। तो कितना वेट है मैग्नीशियम का, तो 0.184 ग्राम बाय मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हमको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है है 24। तो हमको एटॉमिक मास डालना है किसका, मैग्नीशियम का, तो होता है 24 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर में मोल आ जाएगा। कितना मोल आ गया, तो ये आ जाता है अपने पास में कितना, तो इतना हो गया तुमको मोल। हमको मोल नहीं पूछा है, हमको पूछा है एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम। तो वो कितना हो जाएगा, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। तो मोल आ गया था 0.184 डिवाइडेड बाई 24 गुने एवोगाड्रो संख्या 6 गुने 10 के पावर 23, 6.02 होता है 023। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तुमको सॉल्व करो इसको। 617 गुने 10 के पावर 21 एटम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले तो मैग्नीशियम का वेट कितना प्रेजेंट होगा वो निकाल लिया, और फिर क्या निकाल दिया, उसका मोल। अब मोल को एवोगाड्रो संख्या से गुना करके हमने बता दिया कि उसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, कितने एटम पाए जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट निकल के आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, तो ये है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें। किसी के भी एलिमेंट को का जो एटॉमिक मास है उसको तुम किस यूनिट में दिखा दोगे, ग्राम में, तो उसका नाम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब एक बात सोचो, अगर एटम कितना छोटा होता है, राइट, वेरी स्मॉल। 1 ग्राम से तो, अरे भाई 1 ग्राम तो सिग्निफिकेंट है। 100 ग्राम चीनी जानते हो कितना होता है, तो 1 ग्राम में जो एटम का संख्या होगा वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो
1 ग्राम किसी का भी एटम लोगे तो उसमें एवोगाड्रो संख्या के बराबर एटम देखने को मिलेगा, यानी इतना एटम मिलके 1 ग्राम बनाता है। तो कोई भी एलिमेंट ले लोगे, कॉपर लो, आयरन लो, कुछ भी लो, उसका जब तुम इतनी संख्या में एटम को इकट्ठा करोगे तो वो मिलकर कितना वेट होगा उसका, 1 ग्राम। इसी को हम बोल देते 1 मोल। तो यानी ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोल सकते हैं कि ये मास है किसका, 1 मोल एटम का। 1 मोल एटम मतलब कितना एटम, एवोगाड्रो संख्या के बराबर एटम। ये मिलकर क्या बनाता है, मिलकर बनाता है 1 ग्राम एटॉमिक मास। याद रखने की चीज़ है। तो देखो एग्जाम्पल ले लो ऑक्सीजन एटम का, राइट। तो एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन एटम का, तो तुमको पता है 16। एटॉमिक मास बोलते हो तो ये होता है 1 एटम का मास। तो 1 एटम का मास AMU में दिखाया जाता है। तो ऑक्सीजन का अगर 1 एटम लोगे तो उसका मास होगा 16 AMU। लेकिन जब तुम ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो ये होगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 एटम का मास। तो एगो एटम का मास था 16 AMU, तो इतना एटम का मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुने 6.02 गुने 10 के पावर 23, इतना। तो कितना हो जाएगा 16 गुने। और तुमको पता है 1 AMU जो होता है हमारा वो कितना होता है मास, 1 AMU को हम बोलते हैं 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। तो 16 AMU को क्या बोल दोगे तुम, तो हो जाएगा 16 गुने 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। तो इतना एटम से गुना करना है अपने को, तो कितना मिल जाएगा, तो 16 ग्राम मिलेगा। तो देखो ग्रामों एटॉमिक मास 16 ग्राम आया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर तुम 1.66 गुने 10 के पावर -24 को एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, ये एवोगाड्रो संख्या है और ये 1 AMU का मास है ग्राम में, दोनों को गुना करे तो बराबर आ गया, तुमको लगभग कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसीलिए 16 था, बाद में भी 16 ही रह गया। समझ गए बात। यानी तुम अगर 1.66 गुने 10 के पावर -24, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम, उसको अगर गुना करते हो 6.02 जो एवोगाड्रो संख्या है गुने 10 के पावर 23 से, तो ये लगभग 1 के बराबर आता है। एग्जैक्ट नहीं आता है बट 1 के बराबर आता है, राइट। समझ गए बात। तो चलो अब एक टेबल देखो इसका डिफिनीशन समझने के लिए। एलिमेंट हमने लिया नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन का 14, हीलियम का 4 और कार्बन का 12। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, तो ये होता है 1 एटम का मास, जो कि बहुत छोटा होता है एटम। तो एटम का जो छोटा होता है काफ़ी, तो 1 एटम का मास यानी AMU में दिखाया जाएगा, और 1 मोल का मास ग्राम में दिखाया जाएगा। समझ के बात, क्योंकि मोल में बहुत एटम होते हैं। तो 14 AMU, 4 AMU, 12 AMU। और जब ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे, या उसी को कभी कभी वेट भी बोल देता है, ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो नाइट्रोजन का आएगा 14 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, इसका आएगा 12 ग्राम। क्योंकि ये क्या है, ये 1 मोल का मास है, ये 1 एटम का मास है। अंतर समझो, यानी ये कितने एटम का, तो ये 6.023 गुने 10 के पावर 23 एटम का मास है, इसीलिए ये ग्राम में लिखा हुआ है, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि एवरेज
मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल। अब बोलता है क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक का वेट 35 है और एक क्लोरीन जो होता है उसका वेट है 37। ये दोनों क्या है, ये आइसोटोप होगा। तो बोल रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कितना परसेंट ये मिलेगा और ये कितना परसेंट मिलेगा। तो मान लो कि ये तुमको मिलता है x%, तो क्लोरीन कितना मिलेगा 100 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, राइट। सही बात है, फ्रैक्शन बोल रहे हैं, रेशियो। ये x मिलता है तो दोनों मिल के 1 के बराबर, तो ये कितना फ्रैक्शन मिलेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ परसेंट नहीं लेके हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसीलिए एक को x लेंगे तो दूसरे को 1 माइनस एक्स। तो देखो जो एवरेज मोलर मास होता है वो होता है, एवरेज मोलर मास बराबर होता है गिवन मास m1 गुने इसका फ्रैक्शन जोड़ m2 गुने उसका फ्रैक्शन। तो m1 कितना दिया हुआ है 35 गुने x जोड़ 37 गुने 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों का एवरेज मास हमको इधर पे दे दिया है 35.5 है। यहाँ से जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 35x जोड़ 37 माइनस 37x बराबर 35.5। तो 35x ऐसे गया 37x, तो इधर भेजोगे तो 2x बराबर आ गया 1.5। तो x बराबर आ गया 0.75। इसी को हम बोल सकते हैं 3/4। तो यानी फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन 35 बाय फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन ये क्या बोलते हैं 37। तो ये कितना आ जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स। एक्स का मान आ गया 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4। ये जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4। 4 से 4 कट गया, आ जाएगा 3:1। यानी क्लोरीन का और इसका जो अवेलेबिलिटी होगा नेचर में वो किस रेशियो में होगा 3:1 में। यानी 35.5 जो एवरेज आता है वो कैसे आता है, वो दो आइसोटोप के कारण आता है। एक आइसोटोप का मास 35 होता है, दूसरे का मास 37 होता है। ये इसका अगर नेचर में 3 गो एटम मिलता है तो इसका कितना ही मिलेगा, 1 गो एटम मिलेगा। इसीलिए 35 के करीब में कुछ तो एवरेज निकल के आता है। ओके चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ग्राम मोलेकुलर मास। ग्राम मोलेकुलर, अब जैसा एटम था वैसे ही ग्राम मोलेकुलर मास देखेंगे। तो देखो द मोलेकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यहाँ पे मोलेकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो इसी को बोल देते ग्राम। नाम से ही लग रहा है ना, ग्राम में एक्सप्रेस किया किसको, मोलेक्यूल के मास को। तो ये कितने मोलेक्यूल का मास होगा, तो ये एवोगाड्रो संख्या के बराबर जो मोलेक्यूल होगा उसका मास होगा। इसी को क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलेक्यूल। वहाँ पे था 1 मोल ऑफ एटम, यहाँ पे है 1 मोल ऑफ मोलेक्यूल का मास। समझ गए, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो एग्जाम्पल अगर O2 मॉलिक्यूल की लेंगे, O जो था वो था एटम, O2 क्या है मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो मोलेकुलर मास कितना होगा O2 मॉलिक्यूल का, ये हो जाएगा मास ऑफ एक O2 मॉलिक्यूल। मोलेकुलर मास का मतलब ही होता है एक मोलेक्यूल का मास। एक मोलेक्यूल में चूंकि 2 एटम हैं इसीलिए इसका मास जो होगा 2 गुने मास ऑफ एक एटम, यानी हो जाएगा 2 गुने 16 AMU, यानी 32 AMU के बराबर होगा एक मॉलिक्यूल का मास। एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसका मास हो जाएगा 32 AMU। तो भाई ग्राम मोलेकुलर मास किसको बोलोगे, यहाँ तो तुम AMU बोल दिए, तो हम बोलेंगे
ग्राम मोलेकुलर मास होता है 1 मोल का मास। तो 1 मोल में कितने एटम? तो 6 गुने 0 2 गुने 10 का 23 मॉलिक्यूल, एटम को हो या मॉलिक्यूल को बात। तो 32 गुने हो जाएगा 6 पॉइंट इतना, तो 32 गुने इतना गुने इतना, तो ये आंसर आ जाता है 32 ग्राम, क्योंकि ये दोनों मिलके तो बन जाता है लगभग 1। तो 1 मोल का मास कितना होगा? 32 ग्राम। और 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32 AMU। अब देखो पिछले पेज पे हमने एक सवाल बनाया एवरेज मोलेक्यूल का वेट का, राइट। जब हम एवरेज मोलेकुलर वेट निकाला था ना 35.5 क्लोरीन का, तो वो क्या होता है? वो होता है N1 यानी इसका कितना मोल है गुने इसका मास जोड़ N2 गुने M2 जोड़ N3 गुने M3। ये क्या मोल है? N जो है वो मोल है, बटे पूरा मोल कितना है? N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे करके पूरा मोल, और इसका ऐसा। वही हमने किया था, इसका x मान लिया था 35 वाले का, अब पूरा मोल 1 माना था हमने, तो 1 माइनस एक्स गुने 37 बाय टोटल मोल था 1, इसीलिए हमने 35.5 जो निकाल दिया था, राइट। तो उसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, तो सिग्मा का NI/MI का मतलब होता है N1 M1 जोड़ N2 M2 जोड़ N3 M3 जोड़ N4 M4 बटे सिग्मा N1 का मान होता है N1 प्लस N2, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब फिर से एक क्वेश्चन है अपने पास में सॉल्व करने को है, देखो क्वेश्चन को देखो, ये सब JEE मेन के क्वेश्चन हैं, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5 मोल ऑफ AB2, 5 मोल ऑफ AB2 जिसका वेट कितना है 1.25 गुने इतना kg, एंड 10 मोल ऑफ A2B2 जिसका वेट है इतना। मोलर मास ऑफ A बोलता है Ma, तो मोलर मास ऑफ B जो है वो है MB। तो पूछ रहा है कितना होगा Ma और MB का मान बता दो कितना होगा। समझ गए क्या पूछ रहा है? 5 मोल क्या दिया AB2, कितना किलो है इसका वेट? 125 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg। फिर बोल रहा है कि A2B2 जो है कि जब 10 मोल लोगे तो दे दिया है 300 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg, ठीक है। अब हमको पता है मोल होता क्या है? मोल होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट या मोलर मास कह दो, यानी जो मोलर मास हो जाएगा या मोलर वेट, दोनों बात बराबर है, वो क्या हो जाएगा गिवन वेट बाय मोल। अरे कुछ नहीं, 5 मोल का मास है इतना, तो 1 मोल AB2 का मास कितना होगा? तो डिवाइड कर देंगे सीधा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो जब 25 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg। 1 मोल के मास को ही तो हम मोलर मास बोलते हैं, राइट। 1 मोल के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं, तो इसका ये आगे। वैसे 10 मोल का है 300, तो 1 मोल जो होगा A2B2 उसका मास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाए 30 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg। ये मोलर मास आ गया A2B2 का। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे तुम कि AB2 जब बना तो कितना A है? 1 A प्लस, अगर तुम AB2 को देखोगे तो 1 A प्लस 2 गुने B है, तभी ये मोल बना है। तो इसका मास दे दिया है 25 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg। A2B2 में क्या है? इसमें 2 गो A है और 2 गो B है, इसका मास दे दिया है 30 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg।
अब देखो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, तो 2 में से 1 को घटा दो, तो 2a में से a गया, बचा a, 2b में से 2b चला गया, कट गया, 30 में से गया 25, 5 गुने 10 के पावर -3 kg, ये आ गया। अब a आ गया तो किसी एक इक्वेशन में इसको रख दो इसमें, तो ये है 5, ये 25, तो 20 बचेगा, तो 2b बराबर 20, तो b बराबर आ जाएगा 10 गुने 10 के पावर -3 kg, तो a आ जाएगा 5 और b आ जाएगा 10। ये हमारे b वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको एक बार। अब बात निकल के आता है अपना एक कॉन्सेप्ट है गेल-लुसाक का नियम। गेल-लुसाक जी ने क्या नियम दिया? तो इसने नियम दिया लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसने बोला था जो एलिमेंट होता है वो जो कंबाइन करता है वो सिंपल रेशियो रहेगा हमेशा ही। कंबाइन करना मतलब जुड़ना, 2 एटम जुड़ के कंपाउंड बनाएगा, तो एटम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। कब? जब ये एलिमेंट कंबाइन करता है तो सिंपल रेशियो ऑफ एटम में करता है। लेकिन जो गैस है वो जो कंबाइन करता है तो वो सिंपल रेशियो ऑफ किसका? वॉल्यूम। देखो एलिमेंट जो थे किसके सिंपल रेशियो में करते थे? एटम के संख्या की। लेकिन गैस किसका सिंपल रेशियो बनाता है कंबाइन करते टाइम? वॉल्यूम का। कब? जब सारे मेजरमेंट जो लिए गए हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिए जाएं तब। Gay-Lussac had said that elements combine in a simple ratio of atoms. Gases combine in simple ratio of their volumes. गैस जो है वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है, प्रोवाइडेड होता है, जबकि ऑल द मेजरमेंट शुड बी डन इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजरमेंट किए जाएं। तो अगर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर 2HCl बनाता है तो इसका अगर एक वॉल्यूम और इसका एक वॉल्यूम है तो इसके कितने वॉल्यूम आएंगे? 2 वॉल्यूम बनेंगे। सिंपल सी बात है। H2 + Cl2 से 2HCl बना है। H2 का 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बना। तो हम मोल नहीं देख के हम वॉल्यूम बोलेंगे, इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम मिलके 2 वॉल्यूम बनाएगा। अब आता है एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो जी ने क्या मान्यता रखी थी? हाइपोथेसिस क्या दिया था? ये हम पहले देख चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जिसको हम STP बोलते हैं। STP का मतलब क्या होता है? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसको हम 273 केल्विन बोल सकते हैं। और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जिसको हम और एक टर्म में दिखाते हैं 760 mm ऑफ Hg। इसी को बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ गए बात? तो एक STP का डेफिनीसन ही तुमसे पूछ लेगा कई बार कि बता दो STP का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने चाहिए और प्रेशर होने चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक। तो एवोगाड्रो ने बोला था कि अगर तुम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम लो, जैसे 1 लीटर ले लो ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी, किसी का भी, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो सेम रहेगा। देखो एटम का संख्या सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये NH3 गैस है और ये N2 है। इसका मॉलिक्यूल, अगर तुम एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं इसके? 4। एक मॉलिक्यूल में इसके 4 एटम है। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 एटम है नाइट्रोजन का। हीलियम का कितना है? 1 मोल में केवल 1 एटम है।
तो एवोगाड्रो ने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, कोई भी गैस ले लो, हैव इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल, लेकिन एटम की संख्या इक्वल नहीं होगी। मोलेक्यूल तो इक्वल रहेगा, एक एक एक, लेकिन एटम की संख्या डिफरेंट होगी। तो याद रखना, एवोगाड्रो ने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। समझ गए? अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम लिए हो तो संख्या भी इक्वल आएगी, यानी मोल भी इक्वल आएगा। एसटीपी कंडीशन पे कितना होता है ये वॉल्यूम? तो देखा गया कि एसटीपी कंडीशन पे अगर तुम गैस का 1 मोल लोगे तो इसका वॉल्यूम आता 22.4 लीटर। इसी को 1 मोल के वॉल्यूम को हम नाम दे देते हैं मोलर वॉल्यूम, यानी 1 मोल का वॉल्यूम। समझ गए? एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस। सेम टेम्परेचर प्रेशर रखोगे, कोई भी गैस का सेम वॉल्यूम है तो एटम की संख्या अलग होगी लेकिन मॉलिक्यूल की संख्या सेम होगी। अब बात निकल के आता बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है वाई मैप। अब क्या है ये वाई मैप? देखो, तुमको पता था मोल निकालने के लिए इसका यूज होता है, टू फाइंड नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल 3 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो संख्या दिया हुआ हो, या वेट दिया हुआ गिवन वेट, या एसटीपी पे उसका वॉल्यूम दिया हो। तो तुमको पता है 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है उसको तुम 22.4 से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो मोल मिल जाएगा। अब मोल दिया हुआ है उसको 22.4 से गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम एट एसटीपी मिल जाएगा। वैसे गिवन वेट है तो गिवन वेट को मोलेकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल बन जाएगा, या गिवन वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल बन जाएगा। अब मोल दिया हुआ है उसको अगर मोलेकुलर से या एटॉमिक वेट से गुना कर दोगे तो मास मिल जाएगा, गिवन वेट। ये तीनों फार्मूला। वैसे ही संख्या दिया हुआ है उसको एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करोगे तो मोल मिल जाएगा। अब मोल दिया हुआ है उसको एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो ये वाई शेप में हमने लिख दिया है, इसीलिए इसको वाई मैप बोलते हैं। हालांकि हमने इसका फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। चलो अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उससे पहले अपने पास एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज़ 3.55% क्लोरीन। इसका क्या मतलब? 3.55% का मतलब है अगर तुम 100 ग्राम लोगे किसका? क्लोरोहाइड्रोकार्बन का 100 ग्राम लोगे तो इसके अंदर तुमको 3.55 ग्राम क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। बोलता है ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम ओनली। अगर इसका 1 मॉलिक्यूल है तो उतना ही एक मॉलिक्यूल में उतना ही एक मॉलिक्यूल ही मिलेगा किसका? एक एटम मिलेगा किसका? क्लोरीन का। यानी इसके जितने मॉलिक्यूल उतने ही क्लोरीन के भी मॉलिक्यूल, एटम। अब बोलता है क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन, अगर इसका 1 ग्राम दिया जाए तो कितने एटम मिलेंगे क्लोरीन के? सिंपल सा बात है, मोल निकालो, एन से गुना कर दो। 100 ग्राम में मिलता है इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरीन? 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन बराबर 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन, बराबर मत लगाओ। तो 1 ग्राम लोगे हाइड्रोकार्बन का तो कितना मिलेगा? 3.55/100 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन का गिवन वेट कितना हो गया? 3.55/100। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम होता है नंबर ऑफ मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। नंबर ऑफ मोल होता है
गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट उन्हें एवोगाड्रो संख्या करना पड़ेगा अपने को नंबर ऑफ एटम के लिए। गिवन वेट है 3.55 बाय 100, एटॉमिक वेट दे दिया है 35.5 और Na का मान दे दिया है 6.023 उन्हें 10 के पावर 23। इसको उड़ाओगे 2 जीरो नीचे आएगा, इसको उड़ाओगे 1 जीरो ऊपर जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ये से ये कट गया, यह आ गया 6.023 उन्हें 10 के पावर 23 उन्हें नीचे में है 1000 यानी 10 के पावर -3, तो 6.023 उन्हें 10 के पावर 20 एटम। आंसर हो जाएगा सी। राइट। अब कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे देखेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है तो हर एक एलिमेंट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। हमको पता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, उसमें कोई भी अगर प्योर कंपाउंड है तो उसका जो एलिमेंट जिससे मिलकर वो बना है उसका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रेशियो रहता है। राइट। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ऑलवेज हैज मोलिकुलर फार्मूला NH3 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्सेज। यानी अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है या कहाँ से लाया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का तो उसके फार्मूला तो NH3 ही रहेगा। यानी अगर 1 मोल लोगे अमोनिया का तो उसके अंदर 1 मोल आएगा नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोल आएगा किसका, हाइड्रोजन का। यानी नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और प्लस 3 गुने हाइड्रोजन का वेट होता है 1। यानी अगर 17 ग्राम लोगे अमोनिया उसमें 14 ग्राम तुमको मिलेगा नाइट्रोजन और 3 ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन। फर्क नहीं पड़ता उसको कैसे प्रिपेयर किया गया है या सोर्स क्या है। अगर तुम परसेंटेज मास देखोगे तो परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन तो क्या होगा, नाइट्रोजन इन अमोनिया की बात करोगे अगर तो नाइट्रोजन का मास कितना मिलेगा 14 बाय पूरा मास कितना है 17 गुने 100, तो 14 बाय 17 गुने 100 आ जाएगा 82.35%। ऐसे ही अगर तुम मास प्रतिशत ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ अमोनिया गुने 100। तो हाइड्रोजन है 3 ग्राम गुने बाई 17 गुने 100, यह आ जाएगा 17.5 के आसपास, 17.65%। ये समझ गए। राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। कोई भी हेल्दी ह्यूमन है उसके जो बॉडी है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज दिया है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में रहेगा 61.4%, कार्बन रहेगा 22.9%, हाइड्रोजन रहेगा 10% और नाइट्रोजन रहेगा इतना। अब बोलता है कि कोई भी पर्सन है उसका मास है 75 किलो, वुड गेन इफ ऑल हाइड्रोजन एटम को H2 एटम से रिप्लेस कर दें तो उसके मास में गेन कितने का आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन इतना, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत, नाइट्रोजन इतना प्रतिशत। अब बोलता है द वेट विच ए पर्सन वुड गेन, यानी वेट के में वृद्धि कितना आ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा अगर हाइड्रोजन एटम जिसका मास 1 एटम का इतना था उसको रिप्लेस कर दिया गया ड्यूटेरियम H2 से। राइट। तो देखो तो हाइड्रोजन कितना प्रतिशत था 10%,
तो अभी हाइड्रोजन का मास कितना होगा, ये हो जाएगा 75 का 10%, राइट, यानी हो जाएगा 7.5 किलो। यानी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन कितना किलो है, 7.5 किलो। तो अगर हाइड्रोजन एक को तुम इसके दुगुना वेट से रिप्लेस कर दोगे तो अब कितना मास हो जाएगा, ये 2 गुनी हो जाएगा, यानी 7.5 गुने 2, यानी अब ये 15 किलो हो जाएगा। तो पहले 7.5 किलो था, अब 15 किलो हो गया। तो तुमने जब हाइड्रोजन 11 से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन 2:1, जिसका मास 2 है, तो कितना गेन आ गया, नेट गेन कितना आया, तो 15 माइनस 17.5, इतनी की वृद्धि हो गई, सॉरी 7.5 kg का वृद्धि इसके अंदर देखने को मिलेगा, राइट। क्वेश्चन फिर से है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, द मिनिमम मोलेकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर इज, सल्फर का एटॉमिक वेट दे दिया है 32। देखो परसेंटेज ऑफ क्या दिया हुआ है, सल्फर, क्या होगा, किसी भी चीज़ का परसेंटेज होता है मास ऑफ सल्फर बाय मोलेकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी पूरा गुने 100। इसका मान दे दिया है 8%, राइट, इसका मान दे दिया 8। तो मास ऑफ सल्फर, अब देखो कम से कम एक मॉलिक्यूल तो रहेगा सल्फर का, यानी 1 मोल तो रहेगा, मोलर वेट कंपाउंड का ले रहे हैं। तो किसी कंपाउंड का मान लो CXSYHZ है, ऐसा कंपाउंड है, तो कम से कम सल्फर का, अगर इसका तुम 1 मोल लोगे तो सल्फर का कम से कम 1 मोल तो रहेगा, यानी 1 मोल सल्फर मिनिमम होना चाहिए, यानी 32 ग्राम तो कम से कम सल्फर होना चाहिए। बटे मोलर वेट कितना है पता नहीं, निकालना है हमको, गुने 100 बराबर कितना है 8%। यहाँ से आंसर आ जाएगा, मोलर वेट बराबर आ जाएगा 32 गुने 100 बाय 8 से हो गया ये 400 ग्राम पर मोल आ जाएगा कंपाउंड का। जो कंपाउंड ये था CXSYHZ, उसका कम से कम वेट 400 तो होना ही चाहिए, तब इसके अंदर तुमको सल्फर का एक मिनिमम मोलेकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड सल्फर का 8% देखने को मिलेगा, राइट। चलो क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है देखो, ए सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, सैंपल ऑफ ए हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड जिसका वेट कितना था 61 ग्राम, was heated until all the water of hydration is removed. The dried sample weight 52 ग्राम। द फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट क्या होगा, मास दे दिया है बेरियम का इतना, इसमें देखो क्या था, बेरियम क्लोराइड था, तुमको पता है बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। इसके साथ में ना हाइड्रेट यानी कुछ मात्रा, x मात्रा जो था वो वाटर का था, ठीक है, x मात्रा किसका था, वाटर का था। सैंपल कितना लिया था, हाइड्रेटेड BaCl2, हाइड्रेटेड BaCl2 का वेट लिया था 51 ग्राम। जब इसको हीट कर दिया, जब सुखा दिया, पूरा वाटर रिमूव कर दिया, तो एनहाइड्रस बोल दो इसको या ड्राइड बोल दो, एनहाइड्रस BaCl2 का मास कितना दे दिया है 52 ग्राम। तो इसका मतलब कितना ग्राम ऑफ H2 रिमूव हुआ है, पहले 61 था 52 हो गया, यानी 9 ग्राम H2 जो था वो H2O, पानी 9 ग्राम था जो सुखाने के कारण रिमूव हो गया।
अब हमको पता है BaCl2 का मॉलेकुलर मास कैसे निकालेंगे। तो एक Ba है और 2 क्लोरीन है, तो एक Ba प्लस 2 गुने क्लोरीन, तो ये आ जाएगा 70 प्लस 137, जो कि निकल के आ जाएगा तुम्हारा 208 ग्राम आ जाएगा इसका मॉलेकुलर मास। तो हमको बताओ परसेंटेज कितना हो जाएगा H2O का इन हाइड्रेटेड BaCl2। तो ये हो जाएगा 9 ग्राम H2O था, हाइड्रेटेड वाला 61 था पूरा, उन्हें 100 करोगे तो ये आ जाएगा 14.75%। अब हम जानते हैं ये जो 14.75% है वो किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, परसेंटेज ऑफ H2O है। तो इस वाले का मास आ गया तुमको 208 और इस वाले का मास आ जाएगा x गुने पानी कितना 18, राइट, x गुने 18, जिसमें पानी कितना मिलेगा 18x। तो अगर तुम हाइड्रेटेड की बात करोगे तो उसमें x ग्राम 18x ग्राम अगर वाटर है तो हाइड्रेटेड वाले का मान कितना आ जाएगा 208 प्लस 18x ग्राम। परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज आ जाएगा वाटर का 18x बाय 208 जोड़ 18x ग्राम गुने 100, और इसी का मान हमने यहाँ से निकाला है 14.75। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाता है 2। इसका क्या मतलब है कि जो फॉर्मूला है हमारे हाइड्रेटेड का वो हो जाएगा BaCl2.2H2O। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ये जो दिया था कि 61 वाला घट के 52 हो जाता है तो 9 ग्राम पानी उड़ जाता है, तो 9 था 61 में, इसीलिए परसेंटेज निकाल दिया 9/61 गुने 100, ये आ गया पानी का परसेंटेज। और फिर ये जो फार्मूला को हमने माना BaCl2.xH2O, वहाँ से भी पानी का परसेंटेज निकाला, तो पानी का परसेंटेज हो जाएगा x गुने 18 बाई पूरा जो मास था मॉलिक्यूल का वो था 208 प्लस x गुने 18 गुने 100, दोनों को इक्वल करके x का मान 2 निकाल दिया, तो फार्मूला हमको मिल गया। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूले के बारे में देखेंगे। थैंक यू।